हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी काल्पनिक है। इसमें बोली गई बातें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। आप लोग भी मस्ती में रहें और आनंद लें। सीधी बात, नो बकवास। मेरा नाम राहुल है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। जो भाभी मेरे पड़ोस वाले फ्लैट में रहने आई हैं, उनका नाम शिखा है और वो लोग बिहार के रहने वाले हैं जो शादी के बाद भी कोलकाता आ गए हैं। उनकी शादी 18 साल में ही हो गई थी, इसलिए वो देखने में अभी कमसिन करी ही लग रही थी। जबकि उनके 2 बच्चे भी थे, एक 2 साल का लड़का और एक 7 साल की लड़की। उनके पति दिन भर काम करने से बहुत थक जाते थे। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था। मेरा रूम उनके रूम के जस्ट बगल में था। बात तब से हुई जब उनकी लड़की अचानक बीमार हो गई। 11 बजे तक जब उनके पति नहीं आए तो उसने पड़ोसी होने के नाते मुझसे हॉस्पिटल चलने को कहा। अगर आपको बुरा न लगे तो मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, पड़ोसी होती ही है ऐसे व्यक्ति में जान आने के लिए। फिर हम तीनों लोग मेरी कार से हॉस्पिटल गए और इसका चेकअप करवाया और दवा दिलवाई। फिर हम घर वापस आ गए। इस दिन के बाद से उनके घर में जो भी बनता, मतलब चाय या कुछ नाश्ता, तो मेरे लिए प्लेट में आ जाता। कि आप अकेले रहते हो, अपने से खाना बनाते हो तो खा लिया। कुछ वक्त ऐसे ही बीतता चला गया तो हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी इधर की बात करने लगे। कुछ दिनों में काफ़ी हो गए। अब तो उनके पति भी मुझे काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो कभी मेरे रूम में भी आ जाती और हम दोनों से फोन पर बात किया करते। एक दिन का मौसम काफ़ी सुहाना था। तब तक भाभी भी भागते हुए आई और बोली, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी पीठ में बाम लगा दो। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, क्यों नहीं। फिर मैंने बोला, आप मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, मैं बाम लगा देता हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया, मगर शायद उनका दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने रुकने को बोला और चली गई। ये शायद उनका इशारा ही था कि तुम बुद्धू हो, एक औरत तुमको अपने आप को सौंप रही है और तुम सिर्फ पीठ पर बाम ही लगा रहे हो। फिलहाल ऐसी शारीरिक कामुकता वाली भाषा को समझने में मैं थोड़ा कच्चा था। फिर एक दिन वह फिसल गई सीढ़ी पर, जिससे वापस से उन्होंने मुझे कमर में आयोडेक्स लगाने को बोला। मगर इस बार उन्होंने डबल मीनिंग बात बोली कि पिछली बार सही से लगा नहीं पाया था आपने, तो इस बार मैं लेट जाती हूँ और आप मेरे ऊपर से दबा दबा कर लगा देना। मैं बोला ठीक है और मैंने वैसा करना शुरू किया। मगर उनके सूट के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके सूट के अंदर से हाथ डाल के लगा दूं। आपके सूट के कारण ऊपर से लगाने में दिक्कत हो रहा है। इस पे उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं सूट ऊपर उठा दे रही हूँ, मगर आप मालिश अच्छे से करना। और इतना बोलते ही उन्होंने लेटे हुए सूट ऊपर उठा दिया, जिससे उनके कबूतर के घोंसले की बैक साइड वाली पट्टी साफ साफ दिखाई देने लगी। इससे मेरा पूरा तानपुरा ही झंझना गया, मगर मेरे मन में उनके लिए अभी भी कोई गलत ख्याल नहीं आया और मैंने अपने काम में ध्यान लगाए रखा। पर कबूतर उछाल मार कर मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। अब मुझे लगा कि उनकी तितली भी गीली हो रही शहद से, और मेरे बाबूजी भी टन्ना कर खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे रोका और बोली, मेरे कमर पे थोड़ा अच्छे से करिए, वहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर से मैं उनके कंधे पे मालिश करने लगा, मगर वहाँ पे सूट था, वो भी डबल फोल्ड में। तो वहाँ पे मुझे फिर दिक्कत हुई, तो मैंने उनको फिर से बोला, आप सूट को और ऊपर करिए, जिस पे उन्होंने अपना पूरा सूट ही निकाल दिया। अब कबूतर अपने घोंसले से झांकने लगे और वो उल्टी होकर लेट गई और बोली, अब ठीक है, पर बहुत ही कातिलाना स्माइल देकर, जिस पे मैं थोड़ा सा झेप गया और मालिश करने लगा। मगर अब मेरे अंदर का जानवर जागने लगा था और मैं भी उनके पूरे पीठ को कस के मालिश करने लगा, कंधे से लेकर कमर के लाश तक, जिससे उनका झरना रिसने लगा। अब मेरा फावड़ा भी एकदम तनकर खड़ा हुआ था खुदाई करने के लिए। अब मेरा हाथ कबूतर घोंसले से बार बार टच हो रहा था, या कहो कि मैं जानबूझकर अपने हाथों से फंसा ले रहा था।
कई बार ऐसा करने पर उन्होंने बोला आपको दिक्कत हो रही है तो घोंसला खोल दो, जिस पे मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने फिर से मुझसे वही सवाल पूछा, जिस पे मैं बोला आपको जैसा अच्छा लगे। इस पर उन्होंने बोला ये फ्रंट से ओपन होने वाली है तो आप थोड़ा अपना मुंह उधर कर लीजिए, और मैंने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई मेरा हो गया, अब आप मालिश करिए। इतना सुनने के बाद मैं वापस पलटा तो देखा उन्होंने अपने दोनों खूबसूरत कबूतर आज़ाद कर दिए। अब मेरे अंदर का जानवर और भी जग गया और मैं मन ही मन सोच रहा था कि दिखा, अब जल्दी जल्दी दिखा। फिर मैं अब उनसे चिपक कर मालिश करने लगे। हाथ में थोड़ा सा उनकी भी मालिश कर देगा जितना साइड से हो पा रहा था। मैं तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और सोच रहा था कि क्या करूं कि आज इनकी तितली से खेल सकूं और खुदाई कर सकूं। मेरे इतना हरकत करने से वो शायद मदहोश होने लगी और उनकी बॉडी में भी हरकत स्टार्ट हो गई थी, जिसको मैं नोटिस कर पा रहा था। इस पे मैंने उनको रोका और बोला हो गया आपका दर्द कम? जिस पर उन्होंने बोला हाँ अब आराम है। मैं बोला कहीं और दर्द हो तो बता दीजिए, अभी मालिश कर देता हूँ। मगर वो कुछ ना बोली और उठने लगी, और वो गर्म होने के कारण भूल चुकी थी कि उनका घोंसला नहीं पहनी है। और वो अचानक से उठी, मेरी तरफ घूम के बोली वो कि अगर कहीं दर्द होगा तो बता दूंगी। उनका इतना ही कहना था और मेरी नज़र सिर्फ उनके संतरे को ही देख रही थी, जैसे अभी मिल जाए तो कच्चा खा जाऊं। इतना सब हो गया था तो जाहिर सी बात है छोटे नवाब भी सलामी देने लगे थे, पैंट फाड़ के बाहर आने को तैयार थे, जिसको उन्होंने भी नोटिस कर लिया था। अब वो हंस कर बोली मेरा दर्द तो सही हो गया है मगर आपका शुरू हो गया। उनके इतना बोलते ही मैं समझ गया कि वो किस ओर इशारा कर रही है और उनकी नज़रें कहाँ हैं। मैंने बोला हाँ भाभी शुरू तो हो गया है। इस पर उन्होंने बोला चलो अब तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। मैंने भी चुपचाप लेटने का फ़ैसला किया और आंखें बंद करके लेट गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ धीरे से मेरे हाफ पैंट के अंदर जा रहा था। मुझे एकदम से कोई गुदगुदी हुई और मैं बोला भाभी क्या कर रही हो? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटे रहो, मैं आज तुम्हारे अच्छे से मालिश कर दूँगी। मैं चुपचाप लेट गया। उन्होंने मेरी निकाल दी और मेरा फावड़ा खुले आसमान में उड़ रहा था, खुदाई के लिए बेताब भी था। फिर उन्होंने तेल की शीशी पकड़ी, हाथों में तेल लगाया और थोड़ा सा हथौड़ा पे भी लगा दिया। फिर अपने दोनों हाथों से अच्छे से मालिश करने लगी। क्या बताऊं दोस्तों क्या एहसास था, मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी भाभी बोली कुछ दर्द कम हुआ? मैंने कहा भाभी दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया, पर मुझे और मालिश चाहिए। इस पर वो बोली कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटे रहो, जितनी देर बोलोगे उतनी देर करूँगी। तभी मैंने झट से उनके संतरे पकड़ लिए और उनको अपने ऊपर खींच लिया। इतने करीब से इतने बड़े बड़े संतरे देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने आओ देखा न ताओ उनके संतरों को चूसना और काटना शुरू कर दिया। कैसे कोई रोक पाएगा। अब भाभी भी मस्त होकर मेरा साथ देने लगी। उन्होंने मेरा और अपना सर निकाल फेंका। मैं पागल हो गया ये देखकर। एक भी बाल नहीं था, बिल्कुल साफ गुफा थी। अब उन्होंने मेरा हथौड़ा अपने मुंह में भर लिया। उन्होंने अपने मुंह में भरा तो मेरे पूरे बदन में करंट दौड़ गया। फिर उसने लगातार कम से कम 15 मिनट तक हथौड़े से खेला। जब हथौड़ा पूरी तरीके से गीला हो गया तो वो मेरे हथौड़े पर बैठ गए और बाबूजी को गुफा में खुदाई करने के लिए घुसा दिया। बाबूजी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। 25 मिनट तक लगातार खोदने के बाद बाबूजी पूरा पसीना पसीना हो गए। पूरे पसीने से गीला गीला होकर गुफा से बाहर आ गए। खुदाई इतनी हुई थी कि गुफा से सफ़ेद पानी निकल गया। वो मेरे ऊपर से हट गई। मैंने महसूस किया कि इनका हो चुका है। तो मैंने बोला आप मंजिल पहुंच गए हो, हम अभी दौड़ ही रहे हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम बस ऐसे ही लेटे रहो। उन्होंने फिर से अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगाया और मेरे हाथ पैर की मालिश करना शुरू कर दिया। उनके मालिश करने का तरीका इतना अनोखा था कि मैं भी चरम सिर पर जल्दी से पहुँच गया। वो बोली वाह मज़ा आ गया, जिसकी वजह से मैं भी अगले 2-3 मिनट में चरम सिर पर पहुँच गया। ऐसा आंधी तूफान आने के बाद दोनों साथ कुछ देर पड़े रहे, फिर अपने काम में लग गए। लेकिन शायद इसकी भनक उनके हस्बैंड को लग गई। चलिए आगे क्या हुआ फिर बताऊंगा, आप मिस करिए।
ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को हिट कर दें ताकि अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक कहानियाँ पहुँच जाएं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।